तो अब कंपनी लॉ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। तो ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए पहले बेस है नंबर ऑफ मेंबर का बेस है। और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 200। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होते हैं और प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होते हैं एटलीस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ट्रांसफरेबल होता है, वहीं प्राइवेट कंपनी में नॉन ट्रांसफरेबल होता है। बेस इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो पब्लिक कंपनी में इशूइंग कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस की और प्राइवेट कंपनी में नो इशूइंग, प्रोस्पेक्टस का इशू नहीं करते प्राइवेट कंपनी में। आगे कॉरम फॉर मीटिंग, पब्लिक कंपनी में एक सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं, 5 मेंबर चाहिए होते हैं मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर 5, एटलीस्ट 5 मेंबर। वहीं प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए होते हैं किसी भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नेक्स्ट, कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर्स की वैकेंसी कैसे करते हैं, डायरेक्टर्स की नियुक्ति कैसे करते हैं। तो पब्लिक कंपनी में थ्रू मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डायरेक्टर्स की नियुक्ति करते हैं, वहीं प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग नियुक्ति करते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, मतलब एक टाइम में एक व्यक्ति कितने कंपनी का मेंबर बन सकता है। पब्लिक कंपनी में एक व्यक्ति जो मेंबर है, पब्लिक कंपनी में एक व्यक्ति 10 कंपनियों का मेंबर एक टाइम में बन सकता है। 10 कंपनियों का डायरेक्टर एक टाइम में बन सकता है। वहीं पे प्राइवेट कंपनी में एक व्यक्ति 20 प्राइवेट कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता है एक टाइम में। आगे सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, तो जो पब्लिक कंपनी है उसको सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट बनाना कंपलसरी होता है, वहीं प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए भी पहले बेस लिख लिया है, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पहले नेचर के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर कंपनी होती है। चार्टर कंपनी वो होती है जिनने अपने आप को किसी भी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करवा रखा है। इसने अपने कंपनी एक्ट 2013 के अंडर अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है, इसलिए चार्टर है। वहीं पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय लॉ ऑफ कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे बना हुआ है, लॉ के द्वारा बनाया गया है। अब स्कोप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन ऑब्जेक्ट एंड पावर ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी के ऑब्जेक्ट एंड पावर को डिफाइन करता है। वहीं पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेंट्स रूल एंड रेगुलेशन टू कैरी आउट डे टू डे ऑपरेशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी में डे टू डे जो काम किए जाएंगे डेली उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। अब स्टेटस के आधार पर देख लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये फंडामेंटल मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के। वहीं पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, ये कंपनी के सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होते हैं। अब देखते हैं लीगल इफेक्ट क्या पड़ता है। एक्ट्स डन बियॉन्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक्ट डन बियॉन्ड इट्स स्कोप आर वाइड, अगर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बातें नहीं लिखी हैं वो अगर काम किया जा रहा है कंपनी में तो वो वॉइड होगा, वो निरस्त होगा। वहीं पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक्ट्स डन बियॉन्ड आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर, वहीं पे अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चीज़ नहीं लिखी है लेकिन उसके बियॉन्ड उसके विपरीत कोई काम किया जा रहा है तो उसको हम शेयर होल्डर से बता के वो काम कर सकते हैं इजीली। अब कंपल्सन देख लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपरेशन एंड इट्स फिलिंग इज कंपलसरी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाना और इसको पूरा करना कंपलसरी होता है पब्लिक कंपनी के लिए। वहीं पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपरेशन नॉट कंपलसरी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए प्रिपेयर करना कंपलसरी नहीं है, आपका मन है आप बनाना चाहे तो बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफिकल्ट एंड लेंदी प्रोसेस। अगर हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करना है, चेंजेस करने हैं, तो वो बहुत लेंदी और डिफिकल्ट प्रोसेस है। वहीं पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इजी एंड सिंपल प्रोसेस। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है तो वो इजी प्रोसेस है और सिंपल प्रोसेस है। अब रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट डिफाइन रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद आउटसाइड। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो रिलेशन बताता है कंपनी का बाहर के व्यक्तियों से कंपनी का रिलेशन कैसा है। वहीं पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन इंटरनल रिलेशनशिप कंपनी एंड मेंबर। मतलब ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनी के अंदर का रिलेशन बताता है कि कंपनी के मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच रिलेशन कैसा है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर टाइप, जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ये ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज, राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब। तो ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर कवर किया जाता है सेक्शन 166 के अंतर्गत। तो पहली ड्यूटी क्या है, डायरेक्टर वर्क इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो डायरेक्टर का वर्क होना चाहिए वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड, द वर्क ऑफ डायरेक्टर इज रिगार्डिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ मेंबर, शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉय। जो डायरेक्टर का वर्क होना चाहिए, जो काम होना चाहिए वो मेंबर के, शेयर होल्डर के हित में होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है, द डिसीजन ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट एंड द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर टू बी एफिशिएंट। जो डायरेक्टर कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन लेगा वो उसका खुद का होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और यूनिक तरीके से आना चाहिए। एंड आगे है फोर्थ, कंपनी शुड बी गोइंग टू अ बेनिफिशियल कंडीशन ड्यू टू डायरेक्टर डिसीजन। डायरेक्टर के डिसीजन के कारण कंपनी एक बेनिफिशियल, एक अच्छी स्थिति में जा रही होनी चाहिए। अगला है पांचवा, इफ डायरेक्टर्स टेक अनफेयर प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी ड्यू टू रिलेटिव्स एंड पार्टनर्स देन ही इज लायबल टू कंपनसेट द सेम अमाउंट। अगर जो डायरेक्टर है वो कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, वो उससे अनफेयर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, चाहे किसी रिलेशन वाले व्यक्ति से अंदर या पार्टनर से, किसी भी से, तो वो जो पकड़े जाएंगे तो वो लाइबल होंगे सेम अमाउंट पे करने के लिए। वो उनसे सेम अमाउंट, उससे जो उन्होंने अर्न किया होगा उसे उनको भरना पड़ेगा। अगला है लास्ट वाला, अ डायरेक्टर कांट ट्रांसफर हिज पोस्ट टू अदर पर्सन। एक डायरेक्टर जो होता है वो अपने पोस्ट को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो अगर ये सब उसकी जो डायरेक्टर की ड्यूटी है, इसके बाद अगर वो कोई डायरेक्टर अपनी ड्यूटी को ब्रेक करता है तो उसके लिए भी प्रोविज़न है। तो पेनाल्टी क्या क्या है, अगर आप अपनी ड्यूटी ब्रेक कर रहे हो तो 1 लाख से 5 लाख रुपए तक आपको फाइन भरना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ये कोई ना कोई तो इसमें से आना ही आना है। तो हम देखते हैं, पहला है इंडिविजुअल राइट्स, दूसरा है कलेक्टिव राइट्स। तो डायरेक्टर्स के 2 राइट्स होते हैं मेनली, एक इंडिविजुअल, एक कलेक्टिव। तो पहले देखते हैं इंडिविजुअल राइट्स क्या होते हैं। इंडिविजुअल राइट्स, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। डायरेक्टर्स को ये अनुमति होती है, ये उनके पास अधिकार होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसकी वो जांच कर सके। सेकंड है राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। उसके पास ये राइट होता है कि जब भी मीटिंग बुलाई जाएगी बोर्ड मीटिंग की, तो उसको पहले नोटिस भेजा जाएगा डायरेक्टर को कि अब मीटिंग बुलाई जा रही है, उसको यह राइट होता है कि उसको नोटिस भेजा जाए। थर्ड, राइट टू इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। डायरेक्टर के पास ये राइट होता है कि जो मीटिंग बुलाई जा रही है वो कितने समय के लिए बुलाई जा रही है, कितना टाइम उसमें लगेगा, ये सब की जांच कर सकता है डायरेक्टर कि कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। फोर्थ वाला है राइट टू रिसीव सर्कुलर रेजुलेशन प्रपोज टू पास्ट। जो भी मीटिंग में जो भी मटेरियल, जो भी मैटर डिस्कस किए जाएंगे, जो पारित किए जाएंगे, वो उसको इंस्पेक्ट करने का अधिकार इनको होता है। अगला है पांचवा, राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग एंड कास्ट वोट इन फेवर और अगेंस्ट रेजुलेशन। मतलब जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं मीटिंग में, इनके पास ये राइट होता है कि वो चाहे तो उसके अगेंस्ट हो सकते हैं या उसके फेवर में हो सकते हैं। इनके पास ये राइट होता है, इनको कोई बोलने वाला नहीं होता है।
अब हम देखते हैं कलेक्टिव राइट्स। कलेक्टिव राइट देखते हैं। इसमें पहला राइट है राइट टू रिफ्यूज टू ट्रांसफर शेयर। डायरेक्टर कैन रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू अ पर्सन व्हेन दे डू नॉट अप्रूव। इनके पास ये राइट होता है कि कंपनी के जो शेयर इशू होने वाले हैं, जो ट्रांसफर होने वाले हैं, जो शेयर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होने वाले हैं, अगर इनकी इच्छा नहीं है तो वो ट्रांसफर करने से रोक सकते हैं। दूसरा है राइट टू इलेक्ट अ चेयरमैन। द डायरेक्टर हैव राइट टू इलेक्ट अ चेयरमैन फॉर द बोर्ड मीटिंग। डायरेक्टर्स के पास ये राइट होता है कि वो एक चेयरमैन अपॉइंट कर सके फॉर बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के लिए एक चेयरमैन को अपॉइंट कर सके, अपॉइंट करने का राइट होता है। अगला है राइट टू अपॉइंट अ मैनेजिंग डायरेक्टर। इनके पास ये राइट होता है कि द बोर्ड हैज द पावर टू अपॉइंट द मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर ऑफ द कंपनी। मतलब इनके पास ये राइट होता है कि ये एक मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर ऑफ कंपनी को अपॉइंट कर सके। नेक्स्ट है राइट टू रिकमेंड डिविडेंड। इनके पास ये राइट होता है कि द बोर्ड हैज द राइट टू डिसाइड वेदर डिविडेंड इज टू बी पेड और नॉट। इनके पास ये राइट होता है कि ये डिसाइड कर सके कि डिविडेंड को हमें पेड करना है या नहीं करना है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर के कंपनी लॉ के पेपर में आने की संभावना है। 15 मार्क्स में